गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर का नाम है 11 कॉमर्स, चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, recording of business transaction. Example number 6 18 पेज नंबर 2.17 पर 70 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन चैप्टर नंबर 3 कवर करें। इसके पहले मैंने आपको आपके पास टोटल 4 एग्जाम्पल करवाए, आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 to 4 तक एग्जाम्पल हो गए, क्वेश्चन 1 to 4 तक क्वेश्चन। आप जो पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन ये अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है बाद में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन पढ़ना आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन ये जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन, लेखांकन इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, समीकरण। तो आपको जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना है, लेखांकन समीकरण में जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसके पहले एग्जाम्पल 6 में क्या क्या इनके बीच में ट्रांजेक्शन हुए हैं, क्या क्या लेन देन हुई है, तो उनका इफेक्ट कहाँ कहाँ कैसे पड़ता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल 6 दे रखा हुआ है ना, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके बारे में। इसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, क्या क्या लेन देन। एसेट्स मीन संपत्ति होता है, लायबिलिटीज मीन दायित्व होता है। अब देखिए मैंने पहले का आपको इसका फॉर्मेट बताया, आपको बोला था कि आपको एसेट्स लर्न करना है, आपको एसेट्स पता होना चाहिए कि आपके एसेट्स क्या क्या है ना, एंड आपके लायबिलिटीज मतलब आपके दायित्व क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, मतलब आपने एसेट संपत्ति में क्या लेन देन किए, लायबिलिटीज मतलब दायित्व में आपने क्या ट्रांजेक्शन किया उसके बारे में, उसका इफेक्ट कहाँ पर कैसा होता है। एग्जाम्पल नंबर 6 से आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका है केस परचेज, क्या फर्स्ट पॉइंट केस परचेज, केस परचेज। परचेज का मतलब होता है विभिन्न क्रय खरीदना। केस परचेज आपने नगद माल खरीदा है, नगद खरीदा है, केस मीन्स नगद, परचेज मीन्स खरीदना, खरीदा है, खरीदना बोलिए। नगद माल खरीदा, मान लीजिए आपने नगद खरीदा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें, है ना, आपको इसके इफेक्ट भी दे रखे। ठीक है, आपने नगद माल खरीदा है, आपके पास से इसमें इफेक्ट क्या होगा, केस देगी आपके पास से, केस देगी आपके पास। और आपने जो खरीदा गुड्स, मान लीजिए गुड्स मीन्स माल, आपने नगद माल खरीदा है, देखिए आपने नगद माल खरीदा है तो आपके पास से केस गई, वो गोइंग केस
आपके पास से केस गई, उसके बदले में आपके पास क्या है, गुड्स है, माल है, तो केस आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और गुड्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब होता है कमी, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना। ठीक है, इसमें देखिए स्पष्ट कहा गया है केस परचेस इफेक्ट, देखिए इसमें लिखा हुआ स्टॉक इन ट्रेड विल इंक्रीज एंड केस विल डिक्रीज। आपके पास से ये केस गई, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और माल गुड्स आया, तो गुड्स आपके पास में है, गुड्स मीन्स माल होता है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब होता है कमी, इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि। तो क्या हुआ, केस, देखिए आपने क्या क्या केस परचेस किया, नगद माल खरीदा है ना, नगद माल आपने खरीदा। आप किसी दुकानदार के पास में जाते हो, मान लीजिए आपने बुक्स खरीदी, तो आपने उसको क्या दिए, मान लीजिए 100 रुपये की बुक्स है आपके पास है ना, तो आपने उसे क्या दिया, केस दिया, मतलब नगद दिया, उसके बदले उसने आपको क्या दी, बुक्स दी। आपके पास क्या है, बुक्स है, मतलब आपका ये जो स्टॉक है बढ़ जाएगा, और आपकी केस क्या होगी, ये कम होगी। ठीक है, क्लियर। सेकंड पॉइंट दे रखा आपको, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, इसका मतलब होता है नगद। आपने क्या किया, यहाँ पर उधार माल खरीदा, आपने क्या किया, उधार माल परचेस किया, आपने उधार माल खरीदा, आपने उधार माल खरीदा। देखिए क्या इफेक्ट होता है यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट में स्टार्टिंग ट्रेड विल इंक्रीज एंड लायबिलिटी स्टेज विल इंक्रीज। दोनों इंक्रीज हो रहे, दोनों बढ़ रहे हैं, ऐसे दोनों बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट परचेस आपने किया है, आपके पास से केस नहीं लिया, आपके पास क्या है, गुड्स है, आपने क्या खरीदा, मान लीजिए माल खरीदा, गुड्स, तो आपके पास स्टॉक बढ़ा, मतलब ये क्या होगा, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बट उधार माल खरीदा, केस तो नहीं गया, बट आपके जो क्रेडिटर्स हैं, जो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स देते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो तो बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको पैसा देना है, वो भी बढ़ जाएंगे। आपने जो उधार माल खरीदा है, यहाँ पर क्रेडिट परचेस किया है, तो गुड्स इंक्रीज, आपके पास माल आया, स्टॉक आया, कोई सी आइटम ले लो, आप बुक्स ले लो, पेन ले लो, जो भी आपने खरीदा है ना, अकाउंट में गुड्स को मान दीजिए, इंक्रीज, गुड्स स्टॉक आया, आपका इंक्रीज हो गया। क्रेडिटर्स आपके बढ़ जाएंगे, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंक्रीज, क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, देखिए आपने उधार खरीदा, अगर नगद खरीदा तो कोई बात नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट आपने क्या करा, उधार माल खरीदा हुआ है, क्रेडिट परचेस किया हुआ है, बट आपके गुड्स जो इंक्रीज हो जाएगी, आपका स्टॉक भी बढ़ा, प्लस आपके क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा, वो भी बढ़े। थर्ड पॉइंट है आपका कैपिटल, थर्ड पॉइंट है कैपिटल brought by the proprietor of business capital brought by the proprietor of business। क्या किया है यहाँ पर, व्यापार के स्वामी द्वारा क्या करना, देखिए कैपिटल मीन्स पूंजी होता है, कैपिटल मीन्स क्या होता है, पूंजी। प्रोप्राइटर का मतलब होता है स्वामी, क्या होता है, स्वामी, है ना। व्यापार के स्वामी द्वारा बिजनेस में, व्यापार में पूंजी लगाई, व्यापार का जो स्वामी देता है उसने क्या किया है, प्रोप्राइटर मतलब स्वामी, है ना। कैपिटल मीन्स पूंजी, व्यापार के स्वामी ने बिजनेस में क्या है, पूंजी लगाई, मतलब कैपिटल छोटी है। इसका इफेक्ट क्या होगा, केस विल इंक्रीज एंड कैपिटल विल आल्सो इंक्रीज, दोनों इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे, क्योंकि व्यापार के स्वामी में कैपिटल है ना, तो कैपिटल भी इंक्रीज होंगे, आपकी क्या कैपिटल
आपने अगर कहीं पर कहीं पर पैसा नगद लगाया है तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, आपकी कैपिटल मतलब आपकी पूंजी इंक्रीज होगी। और यहाँ पर स्पष्ट इफेक्ट कहा गया आपको कि कैश विल इंक्रीज एंड कैपिटल आल्सो इंक्रीज। यहाँ पर कैश भी इंक्रीज होगी, देखिए आपने व्यापार स्टार्ट किया तो आपके पास कैश होगा, तभी आपने व्यापार स्टार्ट किया होगा, तो आपकी कैश भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, और आपकी पूंजी भी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए पूंजी कैपिटल इंक्रीज क्या होता है, कैपिटल पूंजी है, मान लीजिए आपको बिल्डिंग है, कार है ना, मान लीजिए लैंड है, भूमि है ना, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास मशीनरी, ये सब आपकी क्या कैपिटल है ना, कैपिटल आपके बढ़ रही है। आपको कोई सी वस्तु खरीदते हो, है ना, तो आपके पास आपकी पूंजी बढ़ती है। आप कार लाए तो आपकी क्या है पूंजी कैपिटल को क्या इंक्रीज हुई, बढ़ी, प्लस साथ आपकी कैश इंक्रीज हो गया। तो व्यापार का स्वामी बिजनेस जो व्यापार स्टार्ट करना चाहता है तो दोनों चीज़ें इंक्रीज होगी। मैं ये इफेक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन देखोगे उसमें एसेट से भी क्या इफेक्ट पड़ता है, लायबिलिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपके क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, फोर्थ पॉइंट दे रखा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। आपने क्या क्या पेमेंट किया हुआ है, किसको, क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। आपने पेमेंट किया, लेनदार को भुगतान किया। पेमेंट का मतलब होता है भुगतान, क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार। आपने क्या किया, भुगतान, क्या बोलते हैं इसको, भुगतान। आपने लेनदार को भुगतान किया, लेनदार हो गया आपके पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आपने लेनदार को भुगतान किया। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा आपको, इस तरह का कैश विल डिक्रीज एंड क्रेडिटर्स विल आल्सो डिक्रीज, दोनों डिक्रीज होंगे। तो डिक्रीज होंगे, देखिए यहाँ पर आपने पेमेंट किया, आप पेमेंट मीन्स आपने कैश दिया, आपकी केस यहाँ पर आपकी केस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने देखिए किसी को पेमेंट करते हो आपके पास क्या है, रुपया है, मतलब रुपया केस है, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब आपकी जैसे मान लीजिए आपके पास केस मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में से आपने क्रेडिटर्स को क्या किया, 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज क्या किया, आपने उसको पेमेंट कर दिया। आपकी केस कितनी बची, 90,000 रुपीज, आपके पास केस 90,000 है, मतलब आपकी केस क्या हुई यहाँ पर, कम हुई। इसी प्रकार कोई क्रेडिटर से, मान लीजिए क्रेडिटर से आपका 10,000 रुपीज देना है, लेनदार क्रेडिटर जो 10,000 रुपये आपको मांग रहे हैं, सीधी सी बात। एक तो आपने क्या है, केस में से 1 लाख रुपये में से 10,000 रुपये आपके क्रेडिटर्स को देगी, आपके पास 90,000 रुपये यहाँ पर, मतलब इसका मतलब क्या, आपकी एक तो केस कम हुई, मतलब डिक्रीज हुई, है ना, केस क्या हुई आपकी, डिक्रीज हो गई, और क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि ये 10,000 रुपये आपने उसको क्या, जो ऋण लिया था, जो लोन लिया था, वो चुका दिया, पेमेंट कर दिया, उसका भुगतान कर दिया, ये भी डिक्रीज हो गया। ये कम हो गई, क्रेडिटर्स कम हो गई, उसमें भी कमी आ जाएगी, ये भी डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केस विड्रॉ, केस विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, केस विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट यूज, क्या समझो, केस प्रोप्राइटर मीन्स स्वामी, मैंने अभी आपको कहा स्वामी, केस मीन्स नगद, विड्रॉ मतलब निजी उपयोग के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, आहरण, विड्रॉ मीन्स आहरण हो गया आपका। व्यापार के स्वामी ने अपने निजी पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, है ना, आपके बिजनेस से कैश एंड गुड्स, व्यापार के स्वामी ने क्या किया, यहाँ पर व्यापार के स्वामी अपने निजी प्राइवेट यूज के लिए केस या गुड्स, दो में से किसी भी रूप में उसने अपने निजी पर्सनल उपयोग के लिए निकाल लिए, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं।
आप देखिए इसका इफेक्ट कहाँ पर क्या होता है। केस विल डिक्रीज एंड कैपिटल आल्सो विल डिक्रीज। यहाँ पर क्या हुआ, निजी उपयोग के लिए अगर वो पैसा निकालते हैं केस बिल डिक्रीज हो जाएगी और आपकी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। ये सारे आपको क्या पर यहाँ पर क्या है इफेक्ट दे रखे हुए है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट आपका मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देखिए अदर पे कहलाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस खर्चे होते हैं, ये आपका अदर एक्सपेंसेस ये खर्चे। देखिए आउटस्टैंडिंग में क्या क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें आप, और अदर को बाकी भी बोलते हैं, बाकी बकाया क्या होता है आउटस्टैंडिंग आता है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत क्या क्या आता है, मान लीजिए रेंट हो गया, रेंट मीन्स किराया, सैलरी हो गई, वेतन वेजेस हो रहा, मजदूरी, ये काय में आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आते हैं, रेंट किराया सैलरी वेतन वेजेस। बाकी है बकाया, आपने किसी को रेंट नहीं दिया है ना, या किसी को आपने सैलरी पेमेंट नहीं की, या आपने उसको वेजेस मतलब मजदूरी पेमेंट नहीं की, ये कारण है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदर वे जो बाकी है बकाया, इसको और भी नाम है ना, जो बकाया थे आउटस्टैंडिंग के उसके अंतर्गत। इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट कहा गया है कि क्रेडिटर्स विल इंक्रीज एंड कैपिटल विल डिक्रीज। देखिए क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, कोई क्रेडिटर्स इंक्रीज क्यों होंगे, देखिए आप पे कोई रेंट का आपने पेमेंट किया, कोई क्रेडिटर्स रेंट सैलरी आपने नहीं चुकाई है, वो बाकी है बकाया आउटस्टैंडिंग है ना, तो आपके क्रेडिटर्स क्या हो गए इंक्रीज हो गए, बढ़ जाएंगे, और आपकी जो कैपिटल है, जो क्रेडिटर्स आपकी जो क्रेडिटर्स विल भी इंक्रीज हो जाए कैपिटल, और कैपिटल विल डिक्रीज हो जाएगी, आपकी पूंजी क्या होगी कम होगी, क्योंकि आपके पास से केस है ना, तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जो पैसे मांग रहे हैं आपके रेंट का बाकी है, सैलरी बाकी है, सारे वेजेस बाकी है, तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे और आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको कभी ना कभी कैपिटल आपकी कम होना ही होना है, तो कभी ना कभी आपको रेंट देना पड़ेगा, रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा, सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा, या वेजेस का पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक्सेप्टेड ऑफ क्रेडिटर्स बिल, केवल पॉइंट आपका एक्सेप्टेड क्रेडिटर्स ऑफ बिल। लेनदार ने बिल एक्सेप्ट किए, क्या किए उन्होंने, लेनदार ने बिल एक्सेप्ट किए यहाँ पे, तो बिल्स पेबल, जो बिल्स पेबल हमेशा लाइबिलिटी होता है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी कहलाता है। देखिए आज मैंने बोला आपको कि आप लाइबिलिटीज को देखोगे और असेट्स को फॉर्मेट में देखोगे, तो असेट्स में क्या क्या आता है, और बिल्स पेबल आपके लाइबिलिटीज में है ना, बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी आपको स्पष्ट यहाँ कहा गया है कि क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लाइबिलिटी बिल इंक्रीज हो जाएगी एंड क्रेडिटर्स बिल डिक्रीज हो जाएगी। आपके पास में देखिए यहाँ पर क्या आपने एक्सेप्ट किए हुए बिल, आपने बिल को क्या किया है एक्सेप्ट किए, आपने बिल एक्सेप्ट किए तो आपके बिल क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और आपके जो क्रेडिटर्स है वो डिक्रीज हो, वो कम हो जाएंगे है ना। आपने बिल एक्सेप्ट कर लिए, आपके पास बिल बढ़ गए, इंक्रीज हो गए है ना, और आपके क्रेडिट डिक्रीज हो गए, क्यों कम हो, उसमें कमी आती। ये आपको एग्जाम्पल नंबर 6 था कि क्या क्या ट्रांजैक्शन आपको करना है, और उस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आपके क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में बताया।
अब इसका फॉर्मेट देख लीजिए आप। फॉर्मेट देखिए, क्योंकि अकाउंटिंग इसके बाद जस्ट आपके अकाउंटिंग इक्वेशन की कोर्स स्टार्ट करें। कौन से? अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका फॉर्मेट है यहाँ पर आएंगे अपने ट्रांजैक्शन क्या आएंगे? ट्रांजैक्शन, लेन देन। अब देखिए यहाँ पर आपको एक सीरीज पर, इसके पहले में जो आपको क्वेश्चन करवाए थे कि टोटल असेट्स इक्वल टू, है ना, टोटल कैपिटल माइनस प्लस टोटल लायबिलिटी। सेम यहाँ पर वही फार्मूला है। आपको यहाँ क्या करना है? असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर आपने क्या ट्रांजैक्शन किए? मान लीजिए केस का ट्रांजैक्शन किया तो असेट्स की केस आती है, प्लस आपने गुड्स परचेस किया तो आपका स्टॉक हो गया। मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेस किया तो यहाँ पर फर्नीचर आ जाएंगे, ये असेट्स है। आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए, मान लीजिए आपने यहाँ पर फर्नीचर परचेस किया तो आपने हेडिंग डाली फर्नीचर परचेस, तो आपको जितनी का अमाउंट है फर्नीचर पर शो करना है। आपका स्टॉक, आपने गुड्स से खरीदा हुआ परचेस किया, आपको माल बढ़ा तो आपको माल में अमाउंट शो करना है। आपने मान लीजिए केस का ट्रांजैक्शन किया तो आपको केस में अमाउंट शो करना है। इसी प्रकार लायबिलिटीज में अगर आपको मतलब मान लीजिए आपने आउटस्टैंडिंग आपके पास में बकाया है पैसा, तो आप यहाँ क्या शो करोगे? आउटस्टैंडिंग प्लस क्रेडिटर से क्या क्रेडिटर्स और पूंजी है तो यहाँ पर कैपिटल है तो कैपिटल शो करेंगे। ये इसका फॉर्मेट है, ट्रांजैक्शन असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे आपके लिए। फर्स्ट पेज पर आपको मीनिंग ऑफ बिजनेस होमवर्क दे रहा हूँ। मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन, आपको एंड डेफिनेशन आपको लर्न करना है। ये आपके लिए होमवर्क। क्या मीनिंग, बिजनेस की मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको लर्न करना है। कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उनसे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक।